हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हम लोग इस समय जो चर्चा कर रहे हैं, जो विषय, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, वो क्लास 12th का दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है विलयन या सॉल्यूशन। तो विलयन या सॉल्यूशन में हम इस समय चर्चा कर रहे हैं विलयन के अणुसंख्य गुणों पर। विलयन के अणुसंख्य गुण किसे कहते हैं? हमने आपको स्पष्ट किया था कि विलयन के अणुसंख्य गुण का मतलब है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें विलयन के अणुसंख्य गुण कहते हैं। दूसरी बात हमने आपको समझाई थी कि विलयन के अणुसंख्य गुण विलेय के मोलों की संख्या पर तो निर्भर करते हैं, साथ ही साथ वो विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि विलायक की प्रकृति ये निर्धारित करती है कि विलेय के अणुओं की या मोलों की संख्या विलयन में कितनी होगी। तो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं गुण, और अणुसंख्य गुण निर्भर करते हैं विलायक की प्रकृति पर। 4 तरह के अणुसंख्य गुण होते हैं विलयन के। तनु विलयन के 4 तरह के अणुसंख्य गुण होते हैं, जिसमें पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने डिटेल में चर्चा की, हमने वर्कशीट भी किया इस पर। उसके बाद दूसरा और तीसरा हमने एक साथ बताया था आपको, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। इस पे भी हमने डिटेल में अच्छे से चर्चा कर ली है। अब हम लोग चौथे अणुसंख्य गुण की तरफ बढ़ गए हैं, और चौथे अणुसंख्य गुण को कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब हम लोग इस समय चर्चा कर रहे थे। परासरण दाब में मैंने आपको बताया था कि पहले परासरण क्या होता है यह समझाया था, विसरण क्या होता है यह समझाया था, दोनों में अंतर स्पष्ट किया था। हमने आपको बताया था कि जब हम किसी शुद्ध विलायक को विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, किसी शुद्ध विलायक को विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, तो विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में प्रवेश करते हैं, जिससे विलयन का आयतन बढ़ने लगता है। या यदि किसी किन्हीं दो विलयनों को परस्पर अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाए, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए, तो विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं। इस घटना को कहते हैं परासरण। और विसरण में क्या होता है? विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। यह विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट किया था। परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है, जबकि विसरण के लिए किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे हमने चर्चा की थी आपसे कि परासरण में जब विलायक का अणु शुद्ध विलायक से विलयन में जाएगा या तनु विलयन से सांद्र विलयन में जाएगा, तो सांद्र विलयन का या विलयन का आयतन बढ़ेगा। अगर हम विलयन पे कुछ दाब डालें, बाहर से कुछ दाब डालें, जिससे विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो विलायक का अणु शुद्ध विलायक से विलयन में जाना बंद कर देता है, यानी कि परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो जितना दाब हमने विलयन पर या सांद्र विलयन पर आरोपित किया बाहर से, उस दाब को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब हमने आपको बताया था कि परासरण दाब का कैलकुलेशन वॉन हॉफ ने किया, तो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम को जोड़ के किया। पहला नियम बनाया बॉयल्स वॉन हॉफ लॉ या बॉयल वॉन हॉफ नियम।
बॉयल वॉन ऑफ नियम में यह समझाया गया कि अगर ताप स्थिर हो, ताप नियत हो, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता यानी विलयन के कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। अर्थात हमने आपको बताया था कि परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं और यह पाई समानुपाती होता है सी के जब ताप स्थिर रहता है। इसे कहते हैं बॉयल वॉन-ऑफ समीकरण, बॉयल वॉन-ऑफ समीकरण। और चार्ल्स वॉन-ऑफ समीकरण में क्या समझाया था कि सांद्रता अगर स्थिर रहती है, क्या स्थिर रहती है? सांद्रता अगर स्थिर रहती है तो यही परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई जो है वो टी के समानुपाती होता है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो पाई टी और सी के समानुपाती होगा और नियतांक यहां पर आएगा, समानुपाती का निशान हटाएंगे, एक नियतांक आएगा जो आर के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने परासरण दाब का कैलकुलेशन किया था। ये सांद्रता है N/V इंटू आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। सांद्रता मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर है? इतनी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं, आगे प्रारंभ करते हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं। अब इस बिंदु पर आते हैं कि अगर परासरण दाब तो हमने समझ लिया, परासरण दाब का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये सब क्लियर हो गया। उसका फॉर्मूला भी वॉन-ऑफ समीकरण से आ गया। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हम दो विलयनों के परासरण दाब की तुलना करें, दो विलयन लें और उनके परासरण दाब की तुलना करें। भाई जैसे हमने एक तनु विलयन लिया और एक सांद्र विलयन लिया, अब उनको अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया, तो हम कैसे समझेंगे कि किस विलयन का परासरण दाब ज्यादा है और किस विलयन का परासरण दाब कम है? तो परासरण दाब ज्यादा या कम अगर दो विलयनों का समझना है तो हम क्या करेंगे कि पहले विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से एक विलायक के साथ पृथक कर देंगे और देखेंगे परासरण की प्रक्रिया होने में यानी आयतन बढ़ने में कितना समय लग रहा है। यही काम दूसरे विलयन के साथ करेंगे जिसमें परासरण की प्रक्रिया तेज होगी। जाहिर सी बात है कि उसका आयतन तेजी से बढ़ेगा, है ना? तो उसमें जो है परासरण, उस परासरण को रोकने के लिए दाब भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो परासरण दाब की हम गणना कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं कि अगर हम दो विलयनों के परासरण दाब की चर्चा करें, तुलना करें, तो परासरण दाब अधिक होगा जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो ज्यादा परासरण दाब वाले को कहते हैं अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका परासरण दाब तुलना में कम है उसे कहते हैं अल्प परासरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों के परासरण दाब बराबर हो जाते हैं, मतलब ना तो पहले का परासरण दाब ज्यादा है ना दूसरे का, दोनों के परासरण दाब बिल्कुल बराबर है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो उनको कहते हैं समपरासरी विलयन, है ना? तो ये अति परासरी, अल्प परासरी और समपरासरी। तो अगला टॉपिक ही है हमारा अति परासरी, अल्प परासरी और समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, अति परासरी, अल्प परासरी और समपरासरी विलयन। तो देखिए, यदि दो विलयनों
के परासरण दाब की तुलना की जाए दो विलयनों के परासरण दाब की तुलना की जाए तो जो विलयन तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है वह अति परासरी विलयन, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अति परासरी विलयन तथा जिस विलयन का परासरण दाब तुलना में कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब अगर मान लीजिए जैसे दो विलयनों को पृथक किया गया अर्ध पारगम्य झिल्ली से, ये पहला विलयन और ये दूसरा विलयन, ये अल्प परासरी विलयन है और ये अति परासरी विलयन है। एक अल्प परासरी विलयन है और एक अति परासरी विलयन है। तो अल्प, आप समझिए इस बात को ध्यान से कि अगर अल्प परासरी वाले विलयन मतलब कि उसका जो है परासरण दाब कम है, तो परासरण दाब कैसे कम हुआ होगा? क्योंकि इसकी सांद्रता ज्यादा रही होगी, है ना। इसको जब विलायक यानी जल के साथ पृथक किया जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली में से, तो विलायक के अणुओं का विलयन में जाने की गति मंद रही होगी, यानी कि दाब कम लगाना पड़ा होगा। परासरण की प्रक्रिया मंद रही होगी, दाब कम लगाना पड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब वो क्या है? वो सांद्र विलयन है। बोलिए, विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा रही होगी। भाई इसको देखो ऐसे, ये विलयन 1 है, ये विलयन 2 है। अब इसको अलग से समझ लीजिए। विलयन 1 को जल से अलग करिए, विलयन 1 को जल से। परासरण दाब कम है, इसका ध्यान रखिएगा। परासरण दाब कम है यानी कि जल के अणुओं का विलयन 1 में जाने की गति कम होगी, धीरे धीरे जा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे क्यों जा रहे होंगे? क्योंकि यहां पे शुद्ध विलायक है, यहां केवल विलायक के अणु है, और इसमें भी विलायक के अणु काफी ज्यादा होंगे, तभी विलायक जल से विलायक के अणु विलयन 1 में धीरे धीरे जा रहे होंगे। यानी कि यह विलयन कैसा होगा? तनु होगा। तनु होने का मतलब कि विलय की मात्रा कम होगी, तभी परासरण दाब इसका घट गया। यानी कि परासरण को रोकने के लिए ज्यादा दाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि अगर विलयन 2 रखेंगे तो विलयन 2 इसका मतलब कैसा होगा? सांद्र होगा। तो जो अल्प परासरी विलयन है ये तनु विलयन होगा
और ये वाला सांद्र विलयन होगा। बोलो ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इनको अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करेंगे, पृथक करेंगे, तो ये तनु है, इसमें विलायक की मात्रा ज्यादा है, तो विलायक के अणु इस दिशा में जाएंगे, यानी कि विलयन 1 से विलयन 2 में अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन में विलायक के अणु प्रवेश करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं कि यदि, ये नोट करके लिख लीजिएगा, यदि किसी अति परासरी विलयन को किसी अल्प परासरी विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो परासरण के कारण विलायक के अणु अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन में प्रवेश, ये सांद्र हटा दे रहा हूं यहां से, करेंगे। ठीक है, आया बात समझ में सबको? मतलब कि अगर अति परासरी विलयन को अल्प परासरी विलयन के बीच एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी जाए, तो विलायक का अणु किस विलयन से किस विलयन की ओर जाएगा? विलायक का अणु अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर जाएगा, क्योंकि अल्प परासरी विलयन तनु है और अति परासरी विलयन सांद्र है। आई बात समझ में सबको? नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समपरासरी विलयन की। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन मैंने बताया कि समान ताप और दाब पर यदि दो विलयनों के परासरण दाब बराबर हैं तो वो विलयन कहलाएंगे समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन की बात करते हैं। समपरासरी
विलयन, अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी विलयन। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं समपरासरी विलयन पर। देखिए, समपरासरी विलयन का मतलब है यदि समान ताप एवं दाब पर दो विलयनों के परासरण दाब समान है तो इसे समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन यानी कि पहले विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब के बराबर होगा। ताप और दाब भी समान है। तो देखो, ये C1 पाई का मान क्या था? C1 R इंटू टी, और इधर C2 R इंटू टी, क्योंकि R का मान तो हमेशा बराबर होगा और ताप समान है ही। तो ये R और T के मान इधर दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो ये C1 बराबर C2 आएगा। यानी कि C1 क्या होगा? N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2, ये मान होगा। और अगर आयतन भी समान है तो आयतन VV भी कट जाएगा, N1 बराबर N2, है ना। यदि दोनों विलयनों के आयतन भी समान है तो V1 और V2 का मान बराबर हो जाएगा, तो ये N1 बराबर N2 आपको प्राप्त हो जाएगा। केवल मोलों की संख्या की तुलना करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं और चीजें निकाल सकते हैं। नोट करिए पहले इतना, तो फिर इसके और दूसरे सेक्शन पे आते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे मनुष्य की जो आरबीसी कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, आप सब लोग जानते हो, लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं की जो सांद्रता होती है वो 0.91% होती है। प्रतिशतता की बात हो रही है तो प्रतिशतता भार बटे आयतन प्रतिशतता है, भार बटे आयतन प्रतिशतता की बात हो रही है। तो अगर इसको जल में डालोगे तो जल क्या होगा भाई? जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगी, और जल में डालोगे तो जल उस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के आरबीसी की कोशिकाओं में प्रवेश करेगा और वो फूलती जाएंगी और फूल के फट जाएंगी। तो जल में डालने पर आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो फूल जाती हैं और ज्यादा फूल जाने पर फट भी सकती हैं। लेकिन अगर 0.91% शुद्ध सोडियम क्लोराइड विलयन बनाया जाए, 0.91% शुद्ध सोडियम क्लोराइड विलयन बनाया जाए, तो वो आरबीसी की कोशिकाओं के साथ समपरासरी होता है। और उसमें अगर आरबीसी की कोशिकाएं डाली जाएंगी तो ना तो वो फूलेंगी और ना ही वो श्रिंक होंगी, यानी ना ही उसका प्लाज्मोलिसिस होगा। क्लियर? लेकिन अगर सांद्रता सोडियम क्लोराइड की 0.91% से कम है तो वो अल्प परासरी विलयन की तरह काम करेगा। तनु विलयन हो गया, अल्प परासरी विलयन की तरह काम करेगा, और
उसमें से जल के अणु, जब उसमें आरबीसी की कोशिकाएं डाली जाएंगी तो वो क्या करेंगी, वो जल के अणु NaCl विलयन से आरबीसी की कोशिकाओं में प्रवेश करेंगी, जिससे वो फूल जाएगा और फूल के फट भी सकता है। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड की सांद्रता 0.91% से ज्यादा होगा तो वो सांद्र विलयन की तरह काम करेगा, और उसमें आरबीसी की कोशिकाएं डालेंगे अगर आप, तो वो उसके लिए अति परासरी विलयन होगा। और अति परासरी विलयन से जो विलायक की मात्रा है, विलायक की मात्रा कम होती है अति परासरी में, तो जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं उसमें से जल निकल के NaCl विलयन में आएगा, जिससे वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, और उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो आइए ये आपको मैं नोट करा देता हूं, नोट करके लिख लीजिए। कुछ पॉइंट नोट करके लिखें। आरबीसी कोशिकाएं, आरबीसी कोशिकाओं को यदि जल में रखा जाए तो जल के अणु शुद्ध जल से आरबीसी में प्रवेश करेंगे, जिससे आरबीसी सेल्स फूल जाएंगी और वह फट भी सकती हैं। ये जल में रखने पर, क्योंकि जल के लिए आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं वो अति परासरी है और जल अल्प परासरी है। 0.91% शुद्ध सोडियम क्लोराइड विलयन आरबीसी सेल्स के साथ समपरासरी होता है, समपरासरी होता है, अर्थात आरबीसी सेल्स इस विलयन में रखने पर ना ही फूलेंगी और ना ही उनका प्लाज्मोलिसिस होगा, प्लाज्मोलिसिस होगा। लेकिन अगर तीसरी बात, अगर परासरण दाब की बात करें, पाई की बात या सांद्रता की बात करें, यदि सांद्रता 0.91% से कम है तो विलयन NaCl विलयन अल्प परासरी होगा और
अल्प परासरी होगा, यानी कि इसमें जल की मात्रा अधिक होगी, विलायक की मात्रा अधिक होगी, और आरबीसी कोशिकाओं को डालोगे तो जल क्या करेगा, आरबीसी कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, जिससे वो फूल जाएंगी। और आरबीसी सेल्स इस विलयन में फूल जाएंगी। और अगर सांद्रता 0.91% से ज्यादा है तो NaCl विलयन अति परासरी होगा और आरबीसी सेल्स का प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। मतलब श्रिंक हो जाएंगी, है ना, यानी कि जल का जो जल के अणु होंगे वो आरबीसी की कोशिकाओं से निकलकर सोडियम क्लोराइड विलयन में जाने लगेंगे। तो वो क्या होने लगेगी, वो जितनी मोटी थी उससे क्या होने लगेंगी, पिचकने लगेंगी, है ना, श्रिंक होने लगेंगी, सूखने लगेंगी, है ना। तो इसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, नोट करिए। तो ये टॉपिक, ये तो हो गया परासरण दाब के बारे में। इसमें एक टॉपिक और आता है, ये सारी बातें अगर हमें समझ में आ गई तो एक छोटा सा टॉपिक और आता है, उत्क्रम परासरण, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। हमें पता है कि परासरण दाब क्या है, विलयन पर लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, है ना। अब पता लगा परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए 0.2 वायुमंडलीय दाब चाहिए, लेकिन गलती से 0.4 वायुमंडलीय दाब लग गया, मतलब दाब ज्यादा लग गया। तो क्या होगा, जो विलायक के अणु होंगे वो सांद्र विलयन या विलयन से शुद्ध विलायक की ओर गति करेंगे, विलयन से मतलब उल्टा गति करने लगेंगे। तो इसे कहते हैं उत्क्रम परासरण। क्या कहते हैं, उत्क्रम परासरण। कई चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए बात करते हैं उत्क्रम परासरण की। उत्क्रम परासरण। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, हमने यहां पे स्पष्ट कर दिया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब यदि विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक के अणु विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। इस घटना को उत्क्रम परासरण कहते हैं। भाई दाब ज्यादा बढ़ा दोगे विलयन पर
विलयन पर दाब बढ़ा देंगे, अधिक हो जाएगा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से तो विलायक के अणु जा सकते हैं सिर्फ, तो विलायक के अणु उल्टी दिशा में जाने लगेंगे। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस या उत्क्रम परासरण कहते हैं। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा मेरी क्लास में आज। और अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसकी वर्कशीट मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसको अच्छे से पढ़ें, समझने का प्रयास करें। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, समझेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल्स इसके किए जाते हैं। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो मिलते हैं इसी उम्मीद में अगली क्लास में मिलते हैं, तो हम लोग आगे की चर्चा इसको जारी रखेंगे। अभी परासरण दाब पर ही चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपनी पढ़ाई को बिना ब्रेक के साथ मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़ के पढ़ते रहें। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।